अब जो किसान है वो परेशान होने लगा। अब किसान के साथ दिक्कत हो रही है, किसान परेशान हो रहा है, लेकिन जो मिडिल मैन है, जो लोकल मिडिल मैन है, वो धीमे धीमे मजबूत हो रहे हैं। और धीमे धीमे उन्होंने क्या बना लिया कि जो इनका जो पोस्ट था उसको उन्होंने बना दिया वंशानुगत, कि भैया मेरे पिता जमींदार थे, यानी मेरे पिता वंशानुगत नुगत मेरे पिता जमींदार थे, अब ये काम मैं करूंगा। तो धीमे धीमे इनका जो पद था, जिसे हम कहते हैं जमींदार का या ताल्लुकदार का, ये हेरिडेटरी होने लगा। कोई ऐसा आदेश नहीं आया था कि भैया जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, लेकिन हो ये रहा है कि भैया जो मेरे पिता काम कर रहे थे वही काम अगर मैं कर रहा हूं तो अंग्रेज प्रशासन को क्या मतलब है, कोई भी ला के दे, मुझे तो टैक्स आ रहा ना, मेरे पास तो लगान आ रहा है, ठीक है। तो धीमे धीमे ये पद हेरिडेटरी होने लगा। और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की जो संधि होती है, उस संधि में जो मुगल बादशाह रहता है शाह आलम सेकंड, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स किनको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी। मतलब ये जो पैसा अभी तक मुगल बादशाह के पास जा रहा था, ये पैसा अब किसके पास आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं जमींदार ताल्लुकदारों का यूज किया और बोला कि भैया मुझको चाहिए लगान, और अभी तक तुम जितना लगान लेके आ रहे हो वो तो बहुत कम ला रहे हो तुम लोग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तुम तो बहुत कम ला रहे हो, यहाँ की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी से तो इसका डबल 3 गुना निकल सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आते ही बिना किसी प्रायर, जिसे कहते हैं एक्सरसाइज के, प्रायर इन्फॉर्मेशन के, मन चाहे तरीके से लगान बढ़ा दिया। अपने ऑफिस में बैठे, हाँ भैया इस खेत से कितना आ रहा है, 2 कुंटल, 2 कुंटल कम है, 4 कुंटल ला दो। ऐसे इन्होंने मन चाहे तरीके से लगान का जो रेट है काफी बढ़ा दिया। और जमींदार जो थे इनको बोला भैया इतना चाहिए, और इन्होंने बोला कि भैया हम आपको 100 रुपए अगर आप लाओगे तो 11 रुपए आपका रहेगा और 89 रुपए हमको देना। यानी अभी तक क्या था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 1/10वां हिस्सा मिलता था, यानी 10% इनको मिल रहा था। लेकिन इनके समय इनका परसेंटेज 11 हो गया, तो इनको 1% का ज्यादा प्रॉफिट हो गया। 1% बहुत होता था, क्योंकि ये जमींदार ऐसे नहीं कि किसी एक खेत से लेके आना है, हजारों खेत से के ऊपर एक जमींदार बैठता था। तो 1% का इनको यहाँ मुनाफा दिखाया गया कि आपका 1% हम बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट वही था कि भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा जमींदारी 1 साल के लिए। सब यही था। मरा बेचारा फार्मर, मरा बेचारा किसान। और जब ये जमींदार को जब रिवाइज टारगेट मिला कि भैया हमें इतना ही लाना है, तो इन्होंने फार्मर से अब मन चाहे तरीके से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। जैसे एक्चुअल मान लीजिए उससे लेना है 70%, ले रहे हैं 80-90%। ये तक आलम हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फार्मर से 80% से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। अब आप सोच लीजिए, कहाँ अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में 33% टैक्स लिया जा रहा था, कहाँ 150 साल के अंदर भी, लगभग 200 साल के अंदर ही 80% से ज्यादा टैक्स हो गया। और ये इनको बेचारों को पे करना पड़ा। और अगर नहीं पे कर पा रहे थे तो जमींदार इनको मार रहा था, इनकी जान भी ले रहा था, इनको इनकी जमीन से बेदखल कर दे रहा था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जमींदारों को अधिकार दे दिए थे कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, वो जो वादा है उस हिसाब से लगान नहीं चुकाता है, तो उसको उसकी जमीन से निकाल दो, किसी और को जमीन दे दो, वो खेती करेगा उसमें। तब वो जो किसान जो उस जमीन में खेती करता आ रहा था कई पीढ़ियों से, उसको उस जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। और बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट इनका रोल था। कुछ नहीं सोचते समझते थे कि भैया किसान बोल रहा है, जैसे आपने लगान मूवी में देखा होगा, आमिर खान बोलता है कि 2 साल से पानी नहीं गिरा, हम आपको कहाँ से लगान दे। तो उस मूवी में बोलता है नहीं नहीं, लगान तो देना पड़ेगा। और देखिए उसमें कैसा होता है कि भैया मैच अगर हम हार गए या तुम हार गए तो तुम हमसे 2 गुना लगान, 3 गुना लगान, मतलब ऐसी मन चाह जो मन में आए उतना लगान चाहिए। तो वो फिल्म बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में ऐसा कोई मैच भी हुआ था, लेकिन इसके बारे में प्रूफ नहीं है कि कहाँ मैच हुआ था, लेकिन कहा जाता है ऐसा एक मैच हुआ था, ठीक है। तो फार्मर की दुर्गति यहाँ बहुत बुरी तरह हो रही है। जमींदार फलता फूलता जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी फलता फूलता जा रही है, ठीक है। और आप सोचिए 1765 से ये कारनामा शुरू हुआ था,
यज्ञेश कह रहे बट व्हाट इज देयर एनी सिंगल एडवांटेज टू फार्मर इज इफ ही इज पेइंग। कोई एडवांटेज नहीं है फार्मर के पास। फार्मर के पास कोई एडवांटेज नहीं है। फार्मर के पास ये एडवांटेज है कि अगर मैं इनको टैक्स देता रहूंगा तो मेरे घर में मेरे बच्चों को भी खाना मिलेगा। क्योंकि अगर आप उस किसान से उसकी जमीन छीन लेंगे तो वो कहाँ कहाँ खेती करेगा, और जब खेती नहीं करेगा तो कहाँ जॉब करेगा। उस समय ऐसा तो था नहीं कि आईटी कंपनी थी, एमएनसी थी, कहीं भी अप्लाई करके जॉब कर ले। आज से 300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उस समय सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट खेती ही था, और सेकंड बड़ा एम्प्लॉयमेंट था आर्मी में नौकरी करने का। तो ये बहुत सारे किसान जब ये जमींदारी सिस्टम से परेशान हो गए या उनको बेदखल कर दिया गया, तो यही किसान बाद में बन जाते हैं ब्रिटिश आर्मी में सैनिक, क्योंकि भाई उनको घर तो चलाना है, पैसा तो चाहिए। तो कहाँ था मैं, हाँ, दीवानी राइट 1765 से शुरू हुए और 1772 तक ये चले। सिर्फ 7 साल में आप देखिए इन्होंने कितना घटिया या कितना बुरा बर्ताव किया होगा कि 7 साल में ही 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की मर गई भूख की वजह से। अब आप खुद सोचिए, जब बंगाल में इतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जब बंगाल में इतना ज्यादा अनाज हो रहा है, जब बंगाल में आप टैक्स ले रहे हैं, कितना ज्यादा आप टैक्स ले रहे हैं, फिर भी बंगाल में लोग भूख से मर गए। तो ये इसलिए मर गया कि इस किसान के पास से इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब लूट ले गए, सब बोले कि पूरा टैक्स लगेगा, पूरा लगेगा। और हमने बताया था 69 में बारिश कम हुई, 1770 में बारिश हुई नहीं, 1771 में बारिश हुई नहीं, और इन 3 सालों में द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया। क्योंकि भाई अब बारिश नहीं हो रही तो खेती नहीं हो रही, अब खेती नहीं हो रही तो लगान कहाँ से दें। लेकिन जमींदार आके बोलता था मुझे तो 80% लगान चाहिए। उस फार्मर बोलता था सर 80 बोल रहे हो, मैं तुम्हें 1% लगान ही दे पाऊंगा। तो जमींदार बोलता था मुझे मतलब नहीं, तेरे पास अनाज नहीं है ना, तो पैसा दे। तो फिर ये फार्मर क्या करता था, फिर फार्मर कहाँ जाएगा, फार्मर जाएगा लाला के पास। वो लाला जिसने मदर इंडिया में मम्मी के कंगन रख लिए थे, लाला के पास जाएगा, सूदखोर के पास जाएगा, भैया लाला पैसा दे दो उधार यार, हमें टैक्स चुकाना है, अगर हम टैक्स नहीं चुकाएंगे तो हमारी जमीन हमसे छीन लेगा ये जमींदार। फिर लाला बोलता था ठीक है भैया अंगूठा लगा दो किसी कागज में, अनपढ़ तो थे बेचारे, उनसे अंगूठा लगवा ले, कुछ पैसा दे दे, ये बेचारे कर्जा लेके टैक्स चुकाए। जब ये कर्जा लेके टैक्स चुकाए तो भाई 2-4 महीने का आराम था, घर में खाना तो था ही नहीं। और फिर लाला पहुंच गया, भैया तूने पैसा नहीं दिया। तो ये बोला मैं कहाँ से दूं पैसा, भाई पानी नहीं गिरा। तो लाला बोलता है ठीक है एक काम कर, ये जो जमीन है ना, ये जमीन तुमने कागज में लिख के, जो तुमने अंगूठा लगाया उसमें ये लिखा है कि अगर मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो जमीन लाला की हो जाएगी। तो एक काम करो, ये जमीन तो अब मेरी हो गई, अब तुम इसी जमीन में तुम काम करो, तुम मेरे मजदूर बन के काम करो। तो वो किसान जो कभी उस जमीन का मालिक था, उसके बाप दादा उस जमीन पे खेती कर रहे थे, वो इस कुचक्र में फंसकर, इस जमींदारी के कॉन्सेप्ट में फंसकर, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रीडी जिसे कहते हैं लस्ट में फंस कर बेचारा ये सूदखोरों के चक्कर में आ गया, और उसी जमीन पे वो क्या बन गया, फार्मर बन गया, बॉन्डेड लेबर कर रहा है, बंधुआ मजदूरी कर रहा है। और लाला उससे साल दर साल काम कराता रहेगा, और जब लाला के पास जाके बोलेगा साहब कर्जा खत्म हुआ, तो बोले कर्जा कहाँ खत्म हुआ, अभी तो तुमने ब्याज, ये ब्याज की मजदूरी की है, मूलधन तो बाकी ही है। ठीक है। तो अब आप देखिए ये कितना विशियस साइकिल है कि ये फार्मर बेचारा मेहनत कर रहा है, और इसका ये हक होना चाहिए था कि ये मेहनत कर रहा है तो इसके पास पर्याप्त अनाज होना चाहिए था, ये अपने घर परिवार को पाल सके। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है, इसका अनाज तो जमींदार लेके चला जा रहा है, और इसको अपने खाने के लिए, इसने उसको अपने बिटिया की शादी करने के लिए, इसको अपने घर में पूजा पाठ करने तक के लिए लोन लेना पड़ रहा है, कभी कभी तो टैक्स चुकाने तक के लिए लोन लेना पड़ रहा है। और ये जो सूदखोर है या जो मनी लेंडर है, इनकी भी चांदी, बेचारे से पैसा पैसा लिया जाओ, जब भी वो हिसाब करने जाए बोले भाई अभी तो तुमने इंटरेस्ट चुकाया है, मूलधन तो बचा ही है। जमींदार हर महीने खड़ा हो जाए, भैया लगान लाओ लगान लाओ लगान लाओ। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मतलब ही नहीं, इसको तो पैसा मिल रहा है। और सिर्फ 7 साल के अंदर 1/3 पॉपुलेशन भूख से मर गई, और वहां मर गई जहां पे इंडिया का सबसे फर्टाइल प्लेन है, सबसे फर्टाइल जमीन है, वहां 1/3 आबादी अगर भूख से मर जाए, ये तो वही बात हो जाए कि भैया जो खाना बनाता है उसको खाना नहीं मिले। ठीक है। तो या डॉक्टर जो है उसको इलाज नहीं मिले, वही चीज थी। 1/3 पॉपुलेशन जब भूख से मर गई, और बाकी पॉपुलेशन जो बची होगी उसकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। और इसी की वजह से जब वॉरेन हेस्टिंग आता है तो उसने ये जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ये दीवानी राइट्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसको खत्म कर दिया। उसने बोला कि खत्म करो ये सब, क्योंकि दुनिया भर में थू थू हो रही थी इनकी। उस समय तक कैमरा का आविष्कार हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, पेपर में खबरें छप रही थी, फोटो छप रही थी, दुनिया भर के मीडिया में जा रही थी, और दिख रहा था कि बंगाल में
ये कर क्या रहे हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी दीवानी राइट्स लेके यहाँ पे क्या जैसे कहते हैं भौकाल मचा के रखी है। तो इतना ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो, मतलब हम कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम या इनके टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में इतने ज्यादा इरेगुलरिटीज थी कि इन्होंने लोगों को मार डाला, उनकी जीवन तक छीन लिया भूख से। इनको सिर्फ और सिर्फ इनका लगान चाहिए, जमींदार को लगान ऊपर देना, जमींदार सोचा जितना अधिक से अधिक हो सके जेब अपनी भर लूं। और बात यही खत्म नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये जमींदार है, जमींदार का नाम है ए। अब जमींदार कहाँ रह रहा है, जमींदार तो रह रहा है कलकत्ते में, बड़ी बड़ी कोठियां बना के रह रहा है। और इसने कलकत्ते से 200 किलोमीटर दूर 25 गांव की जमींदारी इसको मिल गई। कलकत्ते से 200 किलोमीटर दूर 25 गांव की जमींदारी इसको मिल गई जमीन। तो आपको लगता है कि जमींदार यहाँ पे जाएगा अपने लोगों को और बोलेगा भैया कि आप हमको चंदा दीजिए? नहीं जाता था जमींदार। जमींदार तो कलकत्ते में रह रहा है। जमींदार ने ये काम मान लीजिए बी को दिया कि बी तू जा और यहाँ से लगान लिया, कुछ तो उसको मैं कमीशन दे दूंगा। बी ने ये काम सी को दिया, बी ने बोला मैं क्यों जाऊं, इतना एक चेला को भेज देता हूँ चेला। अब सी ने ये काम डी को दिया। इस तरह इस मिडिल मैन में भी कई सारी लेयर्स बन गई थी। मेन तो ये था, अल्टीमेटली इसको देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ये किसान से हर कोई अधिक से अधिक लूट रहा था क्योंकि सबको अपनी अपनी जेब भरनी थी और इस चक्कर में किसान बेचारा मर रहा था। और सब बीच वाले जितने मिडिल मैन थे, बिचौलिए थे, ये सब कमा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी। तो इतने अधिक लोग नहीं मरते बंगाल फामाइन में, लेकिन ये जो कई लेयर्स में मिडिल मैन बट गए थे, इसकी वजह से इस किसान के पास तो खाने तक को बचा नहीं। खाने तक को, अगली फसल लेने की बात छोड़ दीजिए, उसके पास खाने तक को नहीं बचा, तभी तो वो भूख से मरा। नहीं तो वो किसान जो इतनी ज्यादा उपज ले रहा है वो भूख से क्यों मरता? तो क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? जी सर। और सर वो लाला जी रहते थे, वो भी जमींदार को टैक्स देते थे? लाला जी टैक्स क्यों देगा? लाला जी तो भैया वो तो सेठ साहूकार थे, वो तो पैसा देते थे किराए पे, यानी जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं यार पैसे को, ब्याज पर। हाँ ब्याज पे पैसे चला रहे हैं वो तो। भैया आपने सिराजुद्दौला के समय देखा था, जगत से, जगत से कौन था, ओमी चंद कौन था, ये सब लाला थे, यानी उस समय के बैंकर थे, बहुत बड़े अमीर आदमी थे। ये सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा दिया करते थे, साहूकार थे। तो ये लोग तो वो थे जो सिराजुद्दौला को मरवा सके हैं, तो भैया ये तो बड़े आदमी थे। और खूब बेवकूफ बनाए इन लोगों ने। मेरे ख्याल से प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान नाम का, किस नाम से उपन्यास है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि गोदान। भैया बाप ने कर्जा लिया था लाला से, बाप मर गया, उसका बेटा लाला के कर्जा चुकाने के लिए अपने ही खेत में मजदूरी कर रहा है। तभी तो हमने जो संविधान में बॉन्डेड लेबर जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 हमने इसलिए तो डाला है कि किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। क्योंकि कई सारे लाला आज तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कि वो अ, कई सारे इंटरेस्ट रेट लगा लगा के बेवकूफ बना बना के गरीबों को या अनपढ़ों को परेशान करते थे और एक तरह की बंधुआ मजदूरी कराते थे। तो हमारे आर्टिकल 23-24 में ये तो बात की गई है कि बॉन्डेड लेबर को, किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी को क्या किया जाए, रोका जाए और उसको एबॉलिश किया जाए। यही सारी मैंने बातें बताई हैं आपको कि 1765 से मिला है, उसके बाद हमने 1772 से इनसे छीन लिया है रेवेन्यू कलेक्शन का। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ये मुझे आपको समझाना नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया है ड्यूअल शासन क्या था, निजामत क्या, दीवानी राइट से। क्लियर है ना सभी को? जी सर। किसने कहा? अभिनव ओझा। मैंने कब कहा कि परमानेंट सेटलमेंट का ग्रेट फेमाइन से कनेक्शन है? ग्रेट फेमाइन का कनेक्शन ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन से है, दीवानी राइट से है। ग्रेट फेमाइन जो है आई है वो दीवानी राइट के चक्कर में आई है। दीवानी राइट 1765 से 1772 तक इनके पास थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में किसानों से उन सब कुछ छीन लिया, सब कुछ उनकी उपज छीन ली। तो जो ग्रेट फेमाइन आई है, ग्रेट फेमाइन किसका रिजल्ट है? दीवानी राइट्स का रिजल्ट है। क्लियर है? अभिनव क्लियर है? 1772 में क्या होगा? 1772 में
यार मैं उम्मीद ऐसे नहीं कर रहा था कि आप लोग इसको भूल जाओगे। ट्वेल्थ सिस्टम इन बंगाल 1765 1772 में चला। शुरू करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, खत्म करने वाला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। दो तरह के अधिकार थे, निजामत और दीवानी। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्ट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले ये टैक्स किसके पास जाता था? मुगल के पास जाता था, क्योंकि जो बंगाल का नवाब था, बंगाल नवाब, वो मुगल के अधीन ही था। तो मुगल बादशाह ने इनको अधिकार दे दिया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कि भैया आप दिवानी राइट्स आपके पास रहेंगे। इसका मतलब जो मुगलों के पास टैक्स जा रहा था अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। और निजामत मतलब जो भी वेलफेयर वाले काम है, सिविल काम है, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो कौन करेगा? नवाब। और नवाब को के अंडर में दो डिप्टी नवाब भी बनाए गए। जैसे हम यूपी में देखते हैं तो एक सीएम है और दो डिप्टी सीएम है, अब शायद तीन हो गए, पता नहीं मुझे, जो भी। तो इस नवाब के अंडर में दो डिप्टी नवाब भी बनाए गए। इस नवाब को बोला गया हम हर साल आपको 56 लाख रुपए देंगे। इसने कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी 56 लाख रुपए देगी। इससे आप जो भलाई उलाई के काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर के काम है, वो सब आप करिएगा। शुरू में 56 लाख देने की बात हुई थी, बाद में 33 लाख में आ गए थे कि हम ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, हम आपको 33 लाख ही रुपए देंगे। अब आप उस समय सोचिए, बंगाल मतलब क्या? बंगाल मतलब आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का पूरा पूरा बांग्लादेश और आज का आधा आसाम, ये सब बंगाल में आता था। और इतने बड़े बंगाल वाले एरिया के लिए आपने सिर्फ 56 लाख रुपए दिए, बाद में उसको 33 लाख कर दिया। तो जब इसके पास पैसा ही नहीं बचा, निजामत के पास पैसा ही नहीं बचा, इसके पास सिर्फ आपने 33 लाख रुपए दिए, जबकि उस समय उसकी डिमांड थी शायद 1.5 करोड़ रुपए साल की, और आप उसको दे रहे हो 1/एक मतलब 20% ही दे रहे हो। तो अब इतने कम पैसे में वो कैसे अपने लोगों को खाना खिला पाता? वो बेचारे भूख से मर रहे थे, मरने दिया। क्योंकि निजामत के लिए भी इसको पहले बात थी 56 लाख रुपए देंगे, लेकिन 2 साल बाद ही 33 लाख कर दिया। अल्टीमेटली सब प्री प्लान था। बंगाल फेमाइन आई नेचुरल, लेकिन उस फेमाइन से इतने लोग मरे हैं वो तो मैन मेड है। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल है पूरी, कि किसान से पूरा पैसा भी खींच लो और निजामत के लिए उसको चवन्नी मत दो। दो तो 33 लाख रुपए, तो 33 लाख रुपए में उसका क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यही सब बात यहाँ पे लिखी हुई, पहले 56 लाख की बात थी, 33 लाख में चलेगा। सत्रह सौ बहत्तर में दीवानी राइट्स एंड नहीं हुए। फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। शायद पिछली क्लास में कई बार ने बताया था कि अगर एक दुकान के दो मालिक हैं, ए और बी, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो दोनों बांटेंगे, भाई दोनों ने मिलकर दुकान खोली है। लेकिन अब अगर इस दुकान का एक मालिक बनना है, या मान लीजिए ए सोचता है इस दुकान का पूरा पूरा मालिक मैं रहूं, तो दो काम हो सकते हैं। या तो बी को वो पैसे दे दे, उसके वापस कर दे, भाई जितना तूने लगाया इतना पैसा लिया और निकल। या तो बी हट जाए दुकान से, खुद ही लिख के चला जाए भाई इस दुकान का एक ही मालिक है। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि बंगाल में दीवानी राइट्स चल रहा था, निजामत राइट्स चल रहा था। निजामत कौन देख रहा था? नवाब। दीवानी कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे। और 1772 में बोल रहा हूँ कि जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है ये खत्म होता है। इसका मतलब 1772 में दीवानी और निजामत ये दोनों अब कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब 1772 के बाद अंग्रेजों के पास से टैक्स लेने का अधिकार खत्म नहीं हुआ, उन्होंने निजामत वाला अधिकार नवाब से छीन लिया। और जो आखिरी नवाब था मुबारक दौला, उससे बोला भैया तू घर निकल, अब भलाई का काम भी हम देख लेंगे, टैक्स भी हम कलेक्ट कर लेंगे। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का एंड होने का ये मतलब नहीं है कि दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से हट गए या ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने का मतलब ये है कि जो नवाब की पोस्ट है वही अबॉलिश कर दी हमने। नवाब वाला काम एबॉलिश कर दिया, नवाब की पोस्ट खत्म हो गई, अब नवाब वाला काम भी अंग्रेज करेगा और टैक्स कलेक्ट करने वाले भी अंग्रेज करेगा। मतलब वो दीवानी निजामत राइट्स अब किसके अंडर में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। क्लियर है? जी सर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, यार अब तो समय ही हो गया आज। चलो अभी तक आप लोगों ने जो ब्रीफिंग सुनी है, जो थोड़ा बहुत समझा, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।
आज की क्लास में जो पढ़ा उसमें कुछ डाउट तो पूछो। सर हम्म, सर ब्रीफिंग से लेके तो कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है, हाँ लेकिन पूछो। सर बॉन्डेड लेबर अपन जैसे अभी पढ़ रहे थे, हम्म, इसमें मैंने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई एक्ट था जिसके द्वारा प्लांटेशन जो वर्कर्स थे जो टी और कॉफी प्लांटेशंस में थे उनको माइग्रेशन से बैन कर रखा था, मतलब एक तरीके से वो बॉन्डेड ही थे वहां पे। तो वो मेरे को अभी आर्टिकल मिलता ही नहीं है, कहाँ पे पढ़ा था मैंने, लेकिन ऐसा कुछ था क्या सर? आर्टिकल 23 कहता है कि हमारे देश में किसी भी तरह का बॉन्डेड लेबर को निषेध किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जी जाता है। और अगर कहीं बॉन्डेड लेबर करवाना भी है तो आप उस व्यक्ति को ये अधिकार दीजिए कि वो उस बॉन्डेड लेबर से एग्जिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, चलिए यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी में एक पोस्ट है भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर आप भारतीय विदेश सेवा में चयनित हो गए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भारतीय विदेश सेवा में चयनित हो गए तब आप फिर से यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे अभी तक क्या होता था, कोई भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईएफएस आपको अगर मिल जाता है तो फिर से आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते कि आपको अपनी रैंक सुधारनी है। तो एक तरह का ये बंधन ही तो हो गया यार। मैंने मान लीजिए 25वीं रैंक ले आई और उस समय मेरे दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रख दी इंडियन फॉरेन सर्विस और मैं फॉरेन सर्विस मुझे मिल गई। अब मुझको लग रहा है यार फॉरेन सर्विस में तो जीवन खराब है, विदेश में रहना पड़ेगा, घर परिवार से दूर हो जाऊंगा। तो मेरा मन कर रहा है यार मैं फिर से यूपीएससी फॉर्म भर देता हूँ और इस बार मैं आईपीएस ले लेता हूँ या इस बार मैं आईआरएस ले लेता हूँ, बड़े शहर में आराम से रहूंगा। लेकिन डीओपीटी कहता है अगर आप आईएएस और आईएफएस बन गए हैं ना तब आप दोबारा यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो यार एक तरह का तो आपने बॉन्डेड लेबर करा दिया यार, आपने कैसे हमें बंधन में बांध दिया। ये भी तो बॉन्डेड ही हो गया ना, आपने बंधन में बांध दिया। लेकिन मैंने अभी कहा कि सरकार किसी भी तरह का बॉन्डेड लेबर अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कहीं होता भी है, ये भी एक बॉन्डेड लेबर है। अगर आपने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी से आप बॉन्डेड लेबर करवा रहे हो तो उस लेबर से निकलने का, एग्जिट करने का तरीका भी होना चाहिए। एग्जिट कैसे करना है, अगर आपको भारतीय विदेश सेवा मिल गई या भारतीय प्रशासनिक सेवा मिल गई और आपको फिर से यूपीएससी का फॉर्म भरना है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको रिजाइन देना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। जबकि आप आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, आपको बिना रिजाइन दिए आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब कितना बड़ा रिस्क है। अगर आपने आईएफएस बन के आपने रिजाइन दिया और अगली बार आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकला तब क्या होगा। तो एक तरह से बहुत रेयर होता है कोई आईएफएस जो होता है वो रिजाइन करके फिर यूपीएससी में बैठता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आर्टिकल 23 बोलता है हर तरह के बॉन्डेड लेबर से हमें छूट है, लेकिन अगर आप बॉन्डेड लेबर करा रहे हो तो आपको एग्जिट करने का तरीका भी होना चाहिए कि किस तरह आप उससे बच सकते हैं। तो जो प्लांटेशन वाली आप बात कह रहे हो है, कई जगह हमारे पास ऐसा है। जैसे आप भारतीय एमपीपीएससी में आप देखो, अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन कर ली तो 2 साल तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। 2 साल तक आपको नौकरी बजानी ही पड़ेगी फॉरेस्ट की, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेनिंग के पीरियड में आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये भी तरह के बॉन्डेड लेबर है, बट दे ऑल हैव एन एग्जिट प्लान। एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। हमारे देश में आज भी बॉन्डेड लेबर एग्जिस्ट करता है। आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपसे बॉन्ड भराया जाता है कि 5 साल नौकरी करना, नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए जमा करके जाना। तो एक तरह का बंधन ही तो है, हम क्यों करें 5 साल नौकरी। तो फिर ये दूसरा क्लॉज रहता है कि ठीक है अगर नौकरी नहीं करनी है पहले छोड़ दे तो 5 लाख रुपए जमा कर देना। तो एग्जिट प्लान होना चाहिए। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में आज भी बॉन्डेज लेबर चलता है, लेकिन एग्जिट प्लान भी है। आपको कुछ कंपनसेशन मतलब कुछ जो पेमेंट है, फाइन है, वो चुका के आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।